नमस्ते एंड हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे एजुकेशन चैनल दून जी के वैली में। आज है 24 अप्रैल 24 अप्रैल। आज की ऑनलाइन क्लास में हम टॉप 20 MCQs डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जिसमें करंट अफेयर्स का स्टैटिक जी के पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। फाइन, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन फर्स्ट। ये कहता है विच इंडेक्स इज जनरली यूज टू कैलकुलेट DNS अलाउंस इन इंडिया। भारत में महंगाई भत्ते की गणना के लिए आमतौर पर किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन ए है होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक। बी है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल वर्कर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक श्रमिक। सी है आपका सेंसेक्स। डी है आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। देखिए, जो इसका सही आंसर होगा, जो इंडेक्स यूज किया जाता है कैलकुलेट DNS अलाउंस को करने के लिए, वो है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल वर्कर। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक श्रमिक। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। आपने बताना निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल नहीं है। ओके, तो ऑप्शन ए आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। बी है आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। सी है आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। और डी है आपका इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना। तो देखिए, जो इंडियन नेवी है वो CAPF का पार्ट नहीं है। भारतीय नौसेना ये एक आर्म्ड फोर्सेज है और ये एक आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं, जबकि ये जो तीनों हैं CRPF, BSF और CISF, ये किसके अंदर आते हैं? आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। फाइन, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इनटू फोर्स आफ्टर। आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है? ए, पोलिंग डे, मतदान के दिन। बी, काउंटिंग डे, मतगणना के दिन। सी, इलेक्शन अनाउंसमेंट, चुनाव की घोषणा के बाद। या डी, ओथ सेरेमनी, शपथ ग्रहण समारोह के बाद। तो इसका आंसर बहुत इजी है, जैसे ही आपके इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, जैसे ही इलेक्शन का अनाउंसमेंट होता है, आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में आ जाता है। राइट, तो आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है? चुनाव की घोषणा के बाद। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपा स्टैंड्स फॉर, CAPA स्टैंड्स फॉर, सेपा का अर्थ क्या है? ठीक है, तो आपने बताना है। ए आपका कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी एरिया। B is a comprehensive economic partnership agreement. C is Central Export Promotion Act and D is a cooperative energy pact agreement. तो जो सेपा है इसका जो सही आंसर है वो है B, राइट। B is our right option, comprehensive economic partnership agreement. India has a SEPA with, भारत का सीपा किसके साथ है? राइट, तो आपने बताना है। A साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। बी है आपका ब्राज़ील। सी है आपका रशिया या रूस। डी है आपका इजिप्ट या मिस्र। ठीक है, तो ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है किसके साथ है? ये साउथ कोरिया के साथ है, दक्षिण कोरिया के साथ है। तो देखिए, जो क्वेश्चन से हैं करंट अफेयर से रिलेटेड है, लेकिन इसमें हम उसके स्टैटिक जी के पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। फाइन, डायनेमिक पार्ट को नहीं। तो जो ये ट्रेड एग्रीमेंट था ये कब फोर्स में आया था? साउथ कोरिया के साथ 2010 में। और जो ट्रेड एग्रीमेंट होता है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं? आपके गुड्स, सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, वस्तुएं, सेवाएं और निवेश शामिल है। तो जो इसका एरिया होता है, जो गैमेट होता है, उसका काफ़ी बड़ा होता है। फाइन, और किन और दो कंट्रीज हैं जिनके साथ ये ट्रेड एग्रीमेंट है? तो आपका UAE, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और सेकंड है आपका ओमान के साथ भी दिसंबर 2025 में हुआ था, UAE के साथ 22 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू DNS अलाउंस कंसिडर द फॉलोइंग। महंगाई भत्ते के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट है आपकी। फर्स्ट, इट्स रिवाइज्ड बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये हमने पढ़ लिया था तो ये ठीक है। इट्स एप्लीकेबल ओनली टू सर्विंग एम्प्लॉयज नॉट पेंशनर्स, ये केवल सेवारत कर्मचारियों पर लागू होता है, पेंशन भोगियों पर नहीं। ओके, थर्ड है आपका इट एम्स टू न्यूट्रलाइज इन्फ्लेशन, इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति के प्रभाव को बेअसर करना है। देखिए, जो इसका पहला स्टेटमेंट है वो तो सही होगा। आपने बताने की इसमें कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो ये ऑप्शन है आपका फर्स्ट एंड थर्ड। बी है आपका सेकंड एंड थर्ड। सी आपका खाली पहला। डी है कि तीनों ही कथन सही हैं।
तो देखिए जैसे मैंने पहले बोला कि इसमें जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो सही है आपका, इसका जो संशोधन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है तो ये सही है। दूसरा है कि ये केवल सेवारत कर्मचारियों पर लागू होता है, पेंशन भोगियों पर नहीं, तो ये गलत है, ये दोनों पे एप्लीकेबल होता है और इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति के प्रभाव को बेअसर करना है, तो ये सही है ऑप्शन, राइट। ये वाला जो स्टेटमेंट है सही है। तो जो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, इसके अंदर जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए, पहला और तीसरा कथन इसमें सही है। मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ CPI-IW का कि ये होता क्या है। देखिए जो CPI इंडेक्स, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये क्या मेजर करता है कि जैसे जो आपकी वस्तुएं और सेवाएं होती हैं उनकी खुदरा कीमतों को, यानी रिटेल प्राइसेस को टाइम टू टाइम वो मेजर करता है। इनके लिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए। और भारत के अंदर जितने भी आपके मुद्रास्फीति के सूचकांक है उनमें से एक काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ इंडियाज इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन इंडाइसेस। किसके द्वारा इसको कंपाइल किया जाता है, जो आपका लेबर ब्यूरो है, किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत श्रम ब्यूरो द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है इंडस्ट्रियल वर्कर्स की, उसको मेजर करना और टाइम टू टाइम उनको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट कंपनसेट करना, राइट। इसका यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो आपका DA होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, फाइन। सेकंड है आपका DNS रिलीफ फॉर पेंशनर्स, दोनों के लिए होता है, ठीक है। हमने जो सेकंड स्टेटमेंट था वो गलत हो गया था, तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल था। वेज रिवीजन इन सम सेक्टर्स की मिनिमम बेस वेजेस क्या होने चाहिए आपके, और इन्फ्लेशन ट्रेंड एनालिसिस फॉर लेबर क्लास की, श्रमिक वर्ग के लिए महंगाई के रुझान का विश्लेषण। इसका जो बेस ईयर है वो 2016 है आपका, और ये पीरियडिकली रिवाइज होता रहता है। तो ये एक थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट था। ओके, क्वेश्चन 7, विद रेफरेंस टू हीट वेव्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत में लू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये क्वेश्चन जो हमारी सबसे पहली क्लास हुई थी उसके अंदर भी था, बट उसमें हमने कॉजेज पूछे थे। तो चलिए आपको यहाँ पे 3 कथन दे रखे हैं। एक है कि हीट वेव डिक्लेरेशन इज बेस्ड ओनली ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, लू की घोषणा केवल निरपेक्ष तापमान पर आधारित होती है। बी, सेकंड है आपकी स्टेटमेंट, कोस्टल एरियाज हैव डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर हीट वेव डिक्लेरेशन, तटीय क्षेत्रों में लू की घोषणा के लिए अलग मापदंड होते हैं। और थर्ड है आपका IMD इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग हीट वेव अलर्ट्स, लू की अलर्ट करने की जिम्मेदारी IMD की है। तो IMD हो गया आपका इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो देखिए जो उसमें पहला कथन है, ठीक है, हीट वेव डिक्लेरेशन इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये गलत है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। कि मतलब हमने जैसे पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर एरिया है, रीजन है, और वहाँ पे कुछ टाइम के लिए टेम्परेचर वो एबनॉर्मली हाई रहता है, तो हीट वेव डिक्लेयर की जाती है कि मतलब टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा है। कोस्टल एरियाज आर डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर हीट वेव डिक्लेरेशन, ये सही है। तटीय क्षेत्रों में लू की घोषणा के लिए अलग मापदंड होते हैं, ये हमने पढ़ा था। और IMD इसको जिम्मेदारी लेता है लू अलर्ट के लिए। तो इसके अंदर जो आपका कथन दूसरा तीसरा सही हो गया, नहीं, ऑप्शन ए इसके अंदर आपका राइट आंसर है, राइट। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, सेकंड एंड थर्ड इसमें सही है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। तो हीट वेव क्या था कि एक रीजन के ऊपर कुछ फॉर सेवरल डेज एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर रहता है, तब हीट वेव इज डिक्लेयर्ड। और इसका अलग अलग क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू IMD क्या है कि अगर टेम्परेचर प्लेन्स में 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, तो अब तटीय क्षेत्रों में जो तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक या बराबर हो, और पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा या बराबर हो, तब हीट वेव घोषित की जाती है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपसे, विद रेफरेंस टू सागर डॉक्ट्रिन कंसिडर द फॉलोइंग। सागर सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। तो सागर हो गया आपका सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, राइट। तो पहला कथन है आपका, इट अप्लाइज ओनली टू इंडियन ओशियन कंट्रीज, ये केवल हिंद महासागर के देशों पर लागू होता है। सेकंड है आपका, इट इंक्लूड्स मैरीटाइम कॉपरेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ये इसमें समुद्री सहयोग और क्षमता निर्माण शामिल है। थर्ड है आपका, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर 2020, इसे 2020 के बाद पेश किया गया था। तो आपने बताने कौन से स्टेटमेंट सही है। ए कहता है कि पहला और दूसरा, बी कहता है कि खाली दूसरा, सी कहता है कि दूसरा और तीसरा, डी कहता है कि तीनों ही कथन आपके सही है। तो लेट्स फाइंड आउट। देखिए जो सागर है आपका, सागर सिद्धांत है, जो सागर डॉक्ट्रिन है, ये केवल हिंद महासागर के देशों पर लागू होता है, ये गलत है, ठीक है। इसका जो विजन है वह ब्रॉडर है, और प्राइमरली आप कह सकते हैं कि इंडियन ओशन रीजन के लिए है, ठीक है, और ये कोई अलायंस नहीं है, ओके, ये एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है।
सेकंड ऑप्शन इसके अंदर सही है कि इसमें समुद्री सहयोग और क्षमता निर्माण शामिल है, तो ये ठीक है। और इट वाज इंट्रोड्यूस आफ्टर 2020, ये गलत है, इसको 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था। फाइन। तो जो इसमें बी ऑप्शन होगा वो सही होगा हमारा, सेकंड ओनली, केवल दूसरा कथन हमारा सही है। ठीक है, तो जो ये सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन है, ठीक है, ये एक ब्रॉडर है विजन में, नॉट स्ट्रिक्टली लिमिटेड, ये कोई कंट्रीज़ का नहीं, पर्टिकुलर इंडियन ओशन कंट्रीज़ का। प्राइमरली आप कह सकते हैं कि इंडियन ओशन रीजन, और ये एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है, नॉट एन अलायंस, और इसको कभी इंट्रोड्यूस किया गया था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC। आदर्श आचार संहिता के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। फाइन। पहली स्टेटमेंट है आपकी, इट्स लीगली इन्फोर्सेबल, ये कानूनी रूप से लागू करने योग्य है। सेकंड है आपका, इट कम्स इनटू फोर्स इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शन अनाउंसमेंट, ये चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद लागू हो जाती है। और थर्ड स्टेटमेंट है आपका कि इट इज़ इश्यूड बाय पार्लियामेंट, ठीक है, इसे संसद द्वारा जारी किया जाता है। तो आपने बताना है कि इसके अंदर कौन से कथन सही है। ए कहता है खाली दूसरा, बी कहता है पहला और दूसरा, और सी कहता है आपका दूसरा और तीसरा, और डी कहता है कि आपके तीनों ही कथन सही हैं। राइट, तो चलिए लेट्स फाइंड आउट। तो ये पहला है कि कानूनी रूप से लागू करने योग्य है, इट्स लीगली इन्फोर्सेबल, तो ये गलत है क्योंकि इट वाज नॉट स्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इसे किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। दूसरा है कि चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद लागू हो जाती है, तो ये कथन सही था, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ लिया था। फाइन, तो ये तो सही हो जाएगा। और इट इज़ इशूड बाय पार्लियामेंट, तो ये गलत है, जो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इसको इशू करती है। तो इसके अंदर जो खाली दूसरा कथन है वो सही होगा, यानी ऑप्शन ए इसके अंदर हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इज़ आवर राइट ऑप्शन। तो देखिए जो MCC है वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, स्टैट्यूटरी नहीं है। क्यों? ऑन इट्स ओन, क्योंकि ये कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा इस्टेब्लिश नहीं किया गया था। और दूसरे क्या है कि इसको इलेक्शन कमीशन इशू करता है, पार्लियामेंट नहीं, और जिस डेट से आपके इलेक्शंस आर अनाउंस तब से लागू हो जाता है अंटिल द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड। बट आप कह सकते हैं कि इट हैज़ टीथ थ्रू अदर लॉ, जैसे आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है या भारतीय न्याय संहिता है। राइट, तो जैसे आपको पता है कि अगर कोई पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर सकता है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैसे अगर कोई किसी सर्टेन ऑफेंसेस में वो कन्विक्ट हो जाता है, या करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, या जो होता नहीं कि आपको अपनी संपत्ति बतानी होती है कि कितनी है, अगर वो टाइमली नहीं बता पाता, या फिर हाँ इलेक्शन के टाइम पे कोई मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए उसको, ठीक है, राइट ना, कि कुछ चीज़ें हैं, या ब्राइबरी देना या इन्फ्लुएंस करना लोगों को, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जिसमें उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और अगर आपके MCC काफ़ी हाई लेवल पे वायलेट हो रहे हैं तो फिर वो पोल्स को फिर रद्द भी कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द वेटलैंड अंडर रामसर डेफिनेशन। आपने बताना है कि रामसर परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन आर्द्र भूमि का सही वर्णन करता है। तो ऑप्शन ए आपका ओनली फ्रेश वाटर लेक्स, केवल मीठे पानी की झीलें। बी आपका ओनली कोस्टल लैगून्स, केवल तटीय लैगून। सी कहता है एरियाज ऑफ मार्श, फैन, पीटलैंड और वाटर, नेचुरल और आर्टिफिशियल। दलदल, फेन, पीठ भूमि या जल, प्राकृतिक या कृत्रिम वाले क्षेत्र। और डी कहता है कि आपका ओनली मैन मेड रिजर्वायर्स, केवल मानव निर्मित जलाशय। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एरियाज ऑफ मार्श, फैन, पीटलैंड और वाटर, चाहे वो नेचुरल है या वो आर्टिफिशियल है। अब देखिए मार्श तो हो गया दलदल, ठीक है, फैन क्या होता है, फैन भी एक दलदल की तरह होता है, बट इसमें क्या होता है कि जो पानी होता है वो ज़मीन के अंदर से आता है आपके, और उसमें वो झाड़ियाँ, सरकंडे वगैरह टाइप ना उग जाते हैं, ठीक है, काफ़ी रिच मिनरल वाटर होता है उसका। फिर आपके पीटलैंड हो गए, तो पीटलैंड में भी क्या होता है, दलदल की तरह होता है, लेकिन इसके ऊपर जो आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, राइट ना, वो जमा होता है। फाइन, तो अकॉर्डिंग टू रामसर कन्वेंशन 1971 जो वेटलैंड्स को डिफाइन किया गया है वो कहता है कि ब्रॉडली टू इंक्लूड अ वाइड वैरायटी ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड हैबिटेट्स वेयर वाटर इज द प्राइमरी कंट्रोलर ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, वाटर इज द प्राइमरी कंट्रोलर ऑफ द एनवायरनमेंट। तो रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्र भूमियों को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और मानव निर्मित आवास शामिल हैं जहां जल पर्यावरण का प्राथमिक नियंत्रक होता है। ठीक है, प्राकृतिक और मानव निर्मित, तो हमारा जो ऑप्शन सी था वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विद रेफरेंस टू पाक स्ट्रेट कंसिडर, पाक जल डमरू मध्य है या पाक जल संधि के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करें। पहली स्टेटमेंट है आपकी, इट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका, ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। सेकंड है आपका, इट कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। थर्ड है आपका, इट कंटेन्स एडम्स ब्रिज, इसमें आदम का पुल स्थित है जिसे राम सेतु भी कहते हैं। ओके, तो आपने बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। ए कहता है पहला और तीसरा, बी कहता है पहला और दूसरा, सी कहता है कि दूसरा और तीसरा, डी कहता है कि तीनों ही कथन इसमें सही हैं। देखिए, इट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका, या भारत और श्रीलंका को अलग करता है, तो ये तो ठीक है, ओके राइट, अलग अलग हो जाता है। फिर क्या है कि इट कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, तो ये गलत है। इट कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ की खाड़ी या पाक बे आप कह सकते हैं उसको। और इट कंटेन्स एडम्स ब्रिज, तो हाँ ठीक है, इसमें जो आदम का पुल स्थित है, तो इसके अंदर पहला और तीसरा कथन सही होगा आपका। तो जो आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, राइट। तो जो आपका पाक स्टेट है उसको कनेक्ट करता है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, टू गल्फ ऑफ मन्नार, राइट। और जो इसमें है एक एडम्स ब्रिज भी इसके अंदर है, ठीक है, राइट ना। क्या है वो, चेन ऑफ आइलैंड्स एंड शोल्स, मतलब जो बालू के टीले होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। अब देखिए सीएपीएफ बार बार क्यों आ रही है, ठीक है। करंट अफेयर्स में आपने देखा कि कल से 23 से भी बंगाल में इलेक्शन स्टार्ट हो गए, तो वहाँ पे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज आ रखी हैं, ठीक है। बीएसएफ हो गई, सीआरपीएफ हो गई, काफ़ी सारी टुकड़ियाँ गई हैं वहाँ पे वो नो। तो हम करंट अफेयर्स का स्टैटिक पार्ट डिस्कस करें, नॉट द डायनेमिक पार्ट। तो आपने बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं। विच आर द फॉलोइंग आर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। तो ए है आपका आईटीबीपी, सेकंड है आपका एनएसजी, थर्ड है आपका असम राइफल्स। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ए कहता है खाली पहला, बी कहता है पहला और तीसरा, सी कहता है दूसरा और तीसरा, डी कहता है कि तीनों। तो देखिए आईटीबीपी भी, एनएसजीबी और असम राइफल्स, ये तीनों ही आपके सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के पार्ट हैं। आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो जिसका ऑप्शन होगा डी वो सही है, डी इज आवर राइट आंसर। तीनों ही क्या है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट। भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क जो हाल ही में खबरों में रहा है, किस राज्य में स्थापित किया गया है। आप इसमें ना यूटी भी ऐड कर लीजिएगा, ओके। किस राज्य या यूटी के अंदर इसको स्थापित किया गया, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, ओके। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं आपको। देखिए पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन क्या होता है, पेट्रोग्लिफ होता है कि जैसे पत्थर पर कोई चित्रकारी करी हुई है आपकी, ठीक है, राइट ना, नक्काशी करना, जैसे मतलब कार्व्ड आउट की पत्थर हटाकर कोई संरचना बनाई गई है, या इनग्रेव्ड है कि मतलब जैसे लकीर है ना, थोड़ा थोड़ा करके कोई चित्रकारी बना रखी है, ठीक है, पेट्रोग्लिफ कहते हैं उसको। तो ये कौन से स्टेट या यूटी के अंदर है, तो पहले आपका ये लद्दाख, बी है गोवा, सी है उड़ीसा और डी है राजस्थान। तो जो सही आंसर होगा वो है लद्दाख। इसको कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है, जो इंडिया का फर्स्ट पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क है वो कहाँ इस्टेब्लिश किया गया आपका, लद्दाख के अंदर। और लद्दाख में कहाँ, सिंधु घाट पे, लेह लद्दाख के अंदर, ठीक है। इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई लद्दाख में भी क्या है कि वहाँ पे अराउंड 400 रॉक आर्ट साइट्स हैं, मतलब ना, ओके, काफ़ी ज़्यादा हैं। तो एक ही एशियन कल्चरल हेरिटेज बन जाता है हमारा अलॉन्ग द इंडस एंड जंस्कार रिवर्स, फाइन। तो जो भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला सिंधु घाट लेह लद्दाख में रखी गई है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के चुनाव आयोग के संदर्भ में पहला कथन, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यह एक संवैधानिक निकाय है। सेकंड, इट कंडक्ट्स पंचायत इलेक्शंस, ये पंचायत चुनाव करवाता है। थर्ड, इट कैन डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट्स, ये उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर सकता है। आपने बताना है कौन से कथन सही हैं। ए है आपका पहला और तीसरा, बी है आपका खाली पहला, सी कहता है पहला और दूसरा, और डी कहता है कि तीनों ही कथन सही हैं। तो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अरे ऑब्वियस हमें पता है, ठीक है, आर्टिकल 324 324। फिर इट कंडक्ट्स पंचायत इलेक्शन, नहीं, पंचायत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता, उसके अंडर होते हैं, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है पंचायत इलेक्शन ना, ठीक है। इट कैन डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट्स, हाँ जी, ये कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई कर सकता है, राइट। तो इसमें कौन सा आपका जो ऑप्शन है सही हो जाएगा, तो इसके अंदर पहला और तीसरा कथन सही है, तो जो ऑप्शन ए है वो सही होगा इसके अंदर हमारा, ठीक है। जो सेकंड है हमारा ये गलत हो जाएगा।
तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है पार्ट 15 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और कौन से आर्टिकल से है, आर्टिकल 324 टू 329, ठीक है, अनुच्छेद 324 से 329 तक। और जो आर्टिकल 243 के है, अनुच्छेद 243 के है, ये इलेक्शन टू द पंचायत से है, जिसका जो भी आपका अधीक्षण या निर्देशन या नियंत्रण होता है उसका दायित्व किसको दिया गया, आपके राज्य चुनाव आयोग को, स्टेट इलेक्शन कमीशन को। सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ पंचायत इलेक्शन इन द स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, ये पावर दी गई है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये फिर दोबारा CAPF से है। ये कहता है कि विद रेफरेंस टू CAPFs कंसीडर, CAPFs के संदर्भ में इन पर विचार करें। दे आर स्टैट्यूटरी फोर्सेस, ये वैधानिक बल हैं। सेकंड, दे असिस्ट स्टेट पार्ट इन इंटरनल सिक्योरिटी, ये आंतरिक सुरक्षा में राज्य पुलिस की सहायता करते हैं। थर्ड, दे आर पार्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ये सशस्त्र बलों का हिस्सा है। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। ए कहता है पहला दूसरा, बी कहता है खाली दूसरा, सी कहता है दूसरा और तीसरा, डी कहता है कि तीनों ही कथन सही हैं। तो देखिए, दे आर स्टैट्यूटरी फोर्सेस, हाँ जी बिल्कुल, ये वैधानिक बल हैं, ये किसी न किसी एक्ट द्वारा इनकी स्थापना की गई है और ये असिस्ट करते हैं स्टेट पुलिस को इंटरनल सिक्योरिटी में, बिल्कुल सही, ये कथन भी सही है। एंड दे आर पार्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, नहीं है, आर्म्ड फोर्सेस के पार्ट नहीं है, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वो अलग हैं, ठीक है, राइट, और वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं। और हमें पता है कि CAPF किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, गृह मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी फोर्सेस या वो ऑर्गेनाइजेशंस होती है कि जिन्हें किसी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है, तो जो उनकी पावर होंगी, ठीक है, शक्तियाँ, कर्तव्य, जो संरचना होंगी, ठीक है, राइट ना, वो एक स्पेसिफिक लेजिस्लेशन के थ्रू डिफाइंड होंगी, राइट। तो जैसे आपका BSF है तो एक एक्ट था, तो BSF एक्ट के थ्रू हुआ, फिर CRPF भी एक एक्ट के थ्रू, CISF हो गई, तो आप इनको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे आपकी क्या हैं, आपकी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं, BSF सीमा सुरक्षा बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जितने भी आपके जैसे पावर प्लांट्स हो गए या एयरपोर्ट्स हो गए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, इनको कौन सुपरवाइज करता है, CISF, ठीक है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, चाइना वाली जो होगी, ठीक है, राइट, सशस्त्र सीमा बल, राइट, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और असम राइफल्स। अब जैसे असम राइफल्स है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है, लेकिन जो ऑपरेशन है वो सारे कौन हैंडल करती है, आपके इंडियन आर्मी, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस करती है, राइट। तो ये सारी आपके किसके अंडर आती हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स सेपा वर्सेस FTA। तो इसकी तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है, राइट, ये क्या होता है, और FTA होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, तो आपने बताना है कि इन निम्नलिखित में से कौन सेपा और FTA के बीच के अंतर को सही ढंग से बताता है। तो ऑप्शन ए कहता है कि सेपा कवर्स ओनली गुड्स, FTA कवर्स सर्विसेज। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सेपा आपके गुड्स और सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट करता है, तो पहला कथन तो गलत है। सेपा इज़ ब्रॉडर देन FTA, चलिए ये फाइंड आउट कर लेंगे हम। FTA इज़ ब्रॉडर देन सेपा, ये भी हम देख लेंगे। बोथ आर आइडेंटिकल, दोनों एक समान है, तो ये भी हम चेक कर लेंगे। तो देखिए, आइडेंटिकल तो नहीं है दोनों, तो ये कथन तो गलत हो जाएगा आपका। हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सा सही है, B या C में से। देखिए, जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट था, ठीक है, उसमें आपके गुड्स सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, तो काफ़ी बड़ा होता है। जबकि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है ना, दो या दो से कंट्री के बीच में होता है, और जो भी आपकी कस्टम्स ड्यूटीज़ हैं या नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए, और जनरली ये गुड्स के ट्रेडिंग पे ही होता है, ठीक है, बाकी चीज़ों पे नहीं होता। और जबकि जो आपका सेपा था, ये जो ट्रेड एग्रीमेंट था, ये तो इसका जो गैमेट था काफ़ी बड़ा था। जैसे गुड्स पे है, सर्विसेज पे, इन्वेस्टमेंट है, आपके IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, ठीक है, राइट, ओके, इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी करता है ये। तो जो इसका गैमेट है इसका काफ़ी बड़ा है, ठीक है, इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा वाइड है। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन B है वो इसके अंदर सही होगा। जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो B ऑप्शन इसके अंदर सही है कि सेपा FTA की तुलना में अधिक व्यापक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू बैट्स इन बायोडाइवर्सिटी रिपोर्ट्स कंसीडर, जैव विविधता रिपोर्ट में चमगादड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है आपका बैट्स प्ले रोल इन पॉलिनेशन, चमगादड़ परागण में भूमिका निभाते हैं। सेकंड, दे आर प्राइमरी सीड डिस्पर्सर्स, ये बीजों को फैलाने वाले मुख्य माध्यम है। थर्ड है आपका दे हैव नो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस,
उनका कोई पारिस्थितिक महत्व नहीं है। तो आपने बताना है कि विचार करेक्ट कौन से कथन सही हैं। ए कहता है पहला और दूसरा, बी कहता है खाली दूसरा, सी कहता है खाली पहला, डी कहता है कि तीनों ही कथन आपके सही हैं। चलिए लेट्स फाइंड आउट। देखिए चमगादड़ परागण में भूमिका निभाते हैं, तो ये कथन तो एकदम सही है। बैट्स प्ले रोल इन पॉलिनेशन, ये बिल्कुल सही है। दे आर प्राइमरी सीड डिस्पर्सर्स, ये भी बिल्कुल सही है, दूसरा कथन भी सही है आपका। और इनका कोई पारिस्थितिक महत्व नहीं है, तो ये तो बहुत ही गलत है एकदम, बहुत ही क्रूशली इम्पॉर्टेंट है बैट्स ना इकोलॉजी के लिए, ठीक है राइट। तो तीसरा कथन आपका ये गलत हो जाएगा आपका। तो जो इसमें ऑप्शन ए है केवल पहला और दूसरा ये सही होंगे, ठीक है राइट ना। ऑप्शन ए इसके अंदर हमारा सही होगा, राइट। तो अगर हम बैट्स की बात करें तो इकोलॉजिकली बहुत क्रूशियल हैं वो, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी रिपोर्ट्स में बैट्स इतने मैटर क्यों करते हैं? एक तो पॉलिनेशन, परागण, काफ़ी जो आपके उष्णकटिबंधीय पौधे होते हैं, ठीक है राइट ना, परागण के लिए चमगादड़ों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। मैनी ट्रॉपिकल प्लांट्स डिपेंड ऑन बैट्स। फिर क्या है कि सीड डिस्पर्सल, जितना भी जब आप बीज फैलाते हैं तो उससे क्या होता है कि जब बीज अलग अलग जगह गिरेंगे जाके, ठीक है राइट ना, तो फॉरेस्ट रीजनरेशन, वन पुनर्जनन में सहायक। फिर पेस्ट कंट्रोल, कई बार क्या होता है कि जो क्रॉप के जो कीड़े होते हैं, पेस्ट होते हैं, उनको खाने वाले बैट्स भी होते हैं, तो ये क्रॉप पेस्ट को खा के फसल का नुकसान होने से बचाते हैं। फिर इकोसिस्टम इंडिकेटर्स, जो पारिस्थितिकी तंत्र संकेतक भी माना जाता है कि अगर इनकी संख्या में कमी हो रही है, ठीक है राइट, तो ये आप मान सकते हैं कि ये पर्यावरण पे दबाव के संकेत हैं, ठीक है। सिग्नल्स हैबिटेट स्ट्रेस, ओके। तो बैट्स आर इकोलॉजिकली क्रूशियल। अगेन सागर डॉक्ट्रीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, सागर सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डी फाइनेंस कमीशन। भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या भारत के वित्त आयोग द्वारा? तो देखिए जो उसको सागर डॉक्ट्रीन था ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री ने, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब वो मार्च 2015 में गए थे मॉरिशस विजिट पे, तब उन्होंने सागर डॉक्ट्रीन को इंट्रोड्यूस किया था। फाइन। सागर था आपका सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका हेडक्वार्टर्स ऑफ द रामसर कन्वेंशन सेक्रेटरीट इज लोकेटेड इन। रामसर कन्वेंशन सचिवालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब फिर दोबारा रामसर कन्वेंशन, ये स्टैटिक जी के पार्ट है, क्यों? क्योंकि अभी एक 19 हमने लास्ट क्लास में देखा था, जो 99 रामसर साइट्स है वो कहाँ एलोकेट की गई है? उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। शिखा झील है जो, तो आपने बताना है कि इसका सेक्रेटरी हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ठीक है राइट ना, रामसर कन्वेंशन सेक्रेटरीट का। तो वो कहाँ पे आपका? जिनेवा, बी कहता है ग्लैंड में, सी कहता है पेरिस में, डी कहता है नैरोबी में। तो जिसका ऑप्शन बी है वो सही है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका रामसर कन्वेंशन सचिवालय का मुख्यालय स्थित है, ठीक है, ऑप्शन बी। तो हेडक्वार्टर्स का इनके रामसर कन्वेंशन सेक्रेटरीट का आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, और इस सेक्रेटरीट को होस्ट कौन करता है? आपका IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, द AI चैटबॉट अभय इज लॉन्च्ड बाय। AI चैटबॉट अभय किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपने बताना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, सी आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा, और डी आपका इंडियन रेलवेज, भारतीय रेल द्वारा। तो जो उसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ये जो आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, CBI, उन्होंने इस जो अभय चैटबॉट है इसको लॉन्च किया है, ठीक है। ये अभी हुआ है, और ताकि वो वेरीफाई कर सके, जैसे आपको कोई ऑफिशियल नोटिस आते हैं, ठीक है राइट ना, या जैसे आपको कॉल्स आ जाती हैं एकदम से डिजिटल अरेस्ट वाले, आपने काफ़ी सुना होगा कि आजकल ये स्कैम्स चल रहे हैं, राइट ना। तो इन स्कैम्स के अगेंस्ट, इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए आपका एक चैटबॉट उन्होंने स्टार्ट किया जिसका नाम है अभय। तो दैट इज़ फॉर द डे गाइज। आई होप यू टू एंजॉयड लर्निंग इन दिस सेशन, और प्लीज़ हिट द लाइक बटन, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करें और अदर एस्पिरेंट्स के साथ। और जो भी आपके फीडबैक, सजेशंस या डाउट्स हैं, मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, इससे हम मोटिवेट होंगे फॉर आवर फ्यूचर वीडियोस। हमारा चैनल है दून GK वैली, जिसको आप इंस्टा पे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर एनवायरनमेंट। जय हिंद, जय उत्तराखंड।